हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल साक्षी सीडीपी। तो बेसिकली आज हमारा फर्स्ट डे है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स 506 ब्लॉक 1 यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। बेसिकली ये ऐसी यूनिट है जिसके सीडीपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो वहाँ भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आराम से नहीं तो आराम से आपको 6-7 नंबर दिला सकता है। तो इसकी हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। एनआईओएस से मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि DSSB में एनआईओएस से भर भर के क्वेश्चन आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें है यूनिट 1 में अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। अब यहाँ पे ना कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि विद द नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टीचर कैन। देखिए, अगर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नॉलेज होगी तो टीचर क्या कर सकता है, जितनी भी बच्चा है, बच्चे की जितनी भी एस्पेक्ट है, जैसे कि फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, जितने भी उसके डोमेन है उसको अच्छे से समझ सकता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चे की ग्रोथ में क्या दिक्कत है, बच्चे के कॉग्निशन लेवल में क्या दिक्कत है। तो ये सब टीचर क्या कर सकता है, सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पढ़ के ही बच्चे को टीचर समझ सकता है। दूसरा है जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले करता है। मतलब अगर हम उसे एक हेल्दी, एक अच्छा, एक गुड एटमॉस्फेयर देंगे, गुड इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा बहुत हैप्पीली फील करेगा। तो बच्चे के ना अंदर जो जितनी भी स्किल्स है उसे हम निखार सकते हैं, है ना, और बच्चा बहुत लाइवली फील करेगा। दूसरा होता है जो हमारे एजुकेशन के जो एक एज अ टीचर आपको एक रोल्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो एजुकेशन के एम होते हैं, जो हमें पूरे करने होते हैं एज अ टीचर, वो हम पूरे कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगला जो हम बुक में दे रखा है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच डिफरेंस। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। हमने सीटेट में पढ़ा हुआ था कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ होती है इंक्रीज इन साइज, जैसे कि कोई भी चीज हो गई जो साइज में बढ़ेगी, लाइक लेंथ हो गई, वेट हो गया, हाइट हो गया, जो इंसान पे क्वांटिटेटिव चेंज यानी कि मात्रात्मक चेंज जो लेके आएगा वो होगा हमारा ग्रोथ का पार्ट। और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट है चेंजेस ऑफ फॉर्म एंड शेप विच ब्रिंग्स इन क्वालिटेटिव चेंजेस, जो उसमें गुणों में परिवर्तन आएगा, जो गुणात्मक चेंज आएगा, जो गुणात्मक परिवर्तन आएगा वो होगा डेवलपमेंट में। कहीं कहीं हमने पढ़ा था कि ग्रोथ होता है उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंज होता है और ग्रोथ में दोनों होते हैं। लेकिन एनआईओएस की बुक में यहाँ साफ तौर पे आप देखिएगा कि यही लिखा हुआ है कि ये क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट रिफर्स टू द फिजिकल चेंज, ऐसा चेंज जो हम बाहरी भौतिक रूप से देख सकते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो पहले तो हम उसे गोद में खिलाते होते हैं, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं अरे वो तो बड़ा हो जाता है। अब आप 6 साल बाद उससे मिलने जाओ तो ऐसा थोड़ी है कि आप वही करोगे, आज बेटा गोद ही ले ले, मतलब अब तो वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा हो गया, वो तो लाइक उसका हाइट भी बढ़ जाएगी, वेट भी बढ़ जाएगी, और आप तो अभी उतने ही हो, है ना। तो इट्स पॉसिबल नहीं है कि आप उसे गोदी में ले पाओ, ये कर पाओ। तो ये क्या होता है, आपका फिजिकल चेंजेस जो आप सामने से प्रत्यक्ष रूप से आप उसका चेंज देख सकते हैं। ये क्या होता है, ओवरऑल चेंज, जो पूरा हमारा ओवरऑल चेंज है वो सारा हमारा किस में आएगा, डेवलपमेंट में। तीसरा पॉइंट है इट स्टॉप विद द मेच्योरिटी, जैसे ही आपकी मेच्योरिटी आ जाती है ये क्या होता है, ग्रोथ हमारी रुक जाती है। अब आपने देखा होगा जैसे लड़के लोग होते हैं, लड़के लोग क्या होते हैं, एडोलेसेंस में ना उनकी हाइट एकदम से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है जब वो टीन हो जाते हैं। अब क्या होता है कि अब ऐसा थोड़ी है कि वो बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, नहीं, वो लोग क्या होंगे, एक ऐसा टाइम आता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है, जो उनकी हाइट होती है वो रुक जाती है। तो ग्रोथ कहाँ रुक जाएगी आपकी, जब आप मेच्योर हो जाओगे। ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट आपका पूरे लाइफ स्पैन चलता रहेगा, मतलब जब तक है आपकी लाइफ तब तक आपका डेवलपमेंट चलता रहेगा। इसीलिए इसे कहते हैं फ्रॉम वूम टू टूम, यानी गर्भ से कब्र तक। फिर क्या होता है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो और आप मेजर कर सकते हो। जो कोई भी चीज आप मेजर कर सकते हो, मतलब जिसको माप सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको ना तो आप टोटली मेजर कर सकते हो, ना ही टोटली ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में था। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको वो फॉलो करता है। तो कैसे याद रखेंगे कि भाई कितने प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल्स हैं इसके 9। कैसे याद रखेंगे, नवरात्रि के कितने दिन होते हैं, 9। नवरात्रि ही चल रही है, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, DSSB में आपकी सीट बन जाएगी, इसलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के भी 9 प्रिंसिपल है। DSSB में सीट मिल जाएगी तभी तो आपकी ग्रोथ होगा, है ना। तो बस इसी से याद रखिएगा कि 9 दिन माता रानी के और 9 होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या, प्रिंसिपल्स। ठीक है। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, डेवलपमेंट ना एक पूरा सीक्वेंस फॉलो करता है, एक
पैटर्न फॉलो करता है। देखिए क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे करके तो चीज़ें सीखते हैं, मतलब क्या होता है पहले हम जर्नल सीखेंगे फिर हम स्पेसिफिक चीज़ों पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब एक बेबी बॉर्न होता है तो आप एकदम से उसके हाथ में खिलौना नहीं दे देते हो खेलने को, नहीं, सबसे पहले उसकी ग्रेस्पिंग पावर आएगी, फिर वो चीज़ों को होल्ड करेगा, ठीक है, फिर जाके वो किसी चीज को पकड़ना सीखेगा, या पहले तो वो अपने पूरे हाथ से करेगा, ठीक है, फिर वो पेंसिल उठाएगा, मतलब पहले उसकी ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होंगी और फिर उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। ये मैं आपको बताऊंगी ये दोनों मोटर स्किल्स क्या होती हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। जो डेवलपमेंट होता है उसकी डायरेक्शन अपनी डायरेक्शन का एक प्रिंसिपल फॉलो करता है। ये 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है सिफेलो कॉडल और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब सिफेलो कॉडल क्या होता है, सिर से पैर तक, मतलब सबसे पहले बच्चे का सिर डेवलप होगा, उसके बाद वो पैर पे जाएगा। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर से पैर तक, और प्रॉक्सिमो डिस्टल को हम कहते हैं केंद्र से परिधि तक। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है हमारा केंद्र से परिधि तक, मतलब सेंट्रल से हमारा पेरिफेरी पूरी परिधि तक ग्रो होगा। सिफेलोकॉडल जहां कहीं भी आएगा, देखिए इंग्लिश की टर्म याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टर्म इंग्लिश में ही लिख के आती है और ये हिंदी वाले नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी तो आपको ये सिर से पैर तक दिख रहा है, कभी कभी आपको ये दिखेगा सिरोधपद उन्मुखी, है ना, ये आपको केंद्र से परिधि मैंने लिख दिया है। कभी कभी आपको दिखेगा समीपस्थे दूरस्थे, ऐसे करके कुछ हिंदी का टिपिकल सा वर्ड है इसका हिंदी में ना, तो लेकिन इंग्लिश इसकी सेम है, ठीक है, तो इंग्लिश में याद रखिएगा, वो ज्यादा बेटर है। याद रखिए, देखिए सिफेलोकॉडल कैसे याद रखेंगे, सिर, सी से जो सिफेल होती है ना, इसी को ही कहते हैं सिफेलो, ठीक है, सिफेलोकॉडल, कॉडल मतलब पैर, तो ये बायोलॉजी की टर्म है सिफेलोकॉडल। और प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब जो आपका केंद्र है, प्रॉक्सिमो से याद रखिए केंद्र, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखिए सेंटर में क्या होता है, हार्ट क्या करता है, पंप, पी से प्रॉक्सिमो, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है, आपके केंद्र में तो रहेंगे नहीं, घूमेंगे चारों तरफ, है ना, तो केंद्र से परिधि की ओर, प्रॉक्सिमो डिस्टल सिफेलोकॉडल, ये 2 डायरेक्शंस होती है। तीसरा होता है डेवलपमेंट कंटिन्यूस, मतलब डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, थकता भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट करे, अरे भैया इस साल रुक जाता हूँ अगले साल कर लूंगा, नहीं, डेवलपमेंट हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। ये हमने 9th में 2 ग्राफ पढ़े होंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, उसी से ही समझते हैं। देखिए क्या होता है उन ग्राफ में, ये था अगर हमारा यूनिफॉर्म मोशन तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनता था, सीधे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने वो टीवी में देखा होगा ना, जब हीरोइन का हस्बैंड आईसीयू में एडमिट हो जाता है और ईसीजी मॉनिटर पे दिखाते हैं तो उसकी ऐसी ऐसी सी कुछ होती है, ठीक है, ऐसे बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, और एकदम से ब्लैंक, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन गई है ये होता है यूनिफॉर्म, और ये होता है नॉन यूनिफॉर्म, एकदम से बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना, ठीक है। तो ये होता है जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नॉन यूनिफॉर्म, यानी ये फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो 9 महीने में परिपक्व हो जाता है, मतलब उसमें ग्रोथ उसकी बढ़ जाती है। फिर जब वो आता है दुनिया में तो धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होता है, तो उसका ग्रोथ क्या होता है, रैपिड हो जाता है। फिर क्या होता है, चाइल्डहुड के बाद थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर अनदर सेंस में उसकी ग्रोथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये घटना बढ़ना, एक्सेलरेट करना, स्कूटी में करते हैं ना स्पीड को एकदम से एक्सेलरेट, वही है कि एकदम से घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। तो जो रेट होती है वो उसकी नॉन क्या होती है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो 5th है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी होते हैं, जैसे कि देखिए कोई भी जो पर्सन होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर, अगर आप ट्विंस की बात ना करें तो। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने भाई और बहन से बहुत अलग हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी अलग हूँ। हम अपने भाई बहन की तरह दिखते हैं लेकिन एग्जैक्ट उनकी तरह नहीं दिखते हैं। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर मान लीजिए सेम टाइम पे 2 बच्चे जन्म हुआ है, जैसे कि एक गर्ल है एक बॉय है, तो क्या होता है जो उनकी ग्रोथ में जो डिफरेंसेस आएगा वो ये आएगा कि गर्ल थोड़ी पहले मैच्योर हो जाएंगी, बॉयज को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। गर्ल थोड़ी सी ज़्यादा टॉल हो जाएंगी लेकिन बाद में बॉय टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है सबकी रेट होती है, सबका अलग अलग होता है डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक।
डेवलपमेंट क्या होता है, पहले हम जनरल चीजें सीखेंगे, फिर हम स्पेसिफिक चीजें सीखेंगे। इसी में ही हमारी दो स्किल्स आ जाती हैं मोटर स्किल्स की, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस एंड फाइन। बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। देखिए यहीं पे आप समझ लीजिए ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, जो मैंने उस समय आपको बताया था क्या होती है कि पहले हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती है और उसके बाद फाइन। इसको हिंदी में सूक्ष्म और स्थूल कहते हैं, गतिक कौशल। ठीक है, क्या होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स में, मतलब पहला बच्चा चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, कूदना, ऐसी स्किल्स, ऐसी मोटर स्किल्स जिसमें हमारी लार्ज मसल्स पार्टिसिपेट करेंगी, वो होती है ग्रॉस। और फाइन होती है जिसमें हमारी छोटी मसल्स पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि लिखना। तो इसमें क्या हो रहा है, पूरे हाथ से तो नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है, सिर्फ इन 2 उंगलियों का यूज हो रहा है, तो ये है हमारी फाइन मोटर स्किल्स। अगर हम पूरे हाथ को ऐसे रोटेट करें, देख रहे हैं आप पंखे की तरह, जैसे हम लोग बचपन में जनरेटर चलाते थे, तो ऐसे, तो ये हमारी कौन सी स्किल्स हो रही है, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स हो रही है। और अगर हम लिखते हैं सिर्फ इन 2 उंगलियों से, ठीक है, तो हमारी क्या होती है, फाइन। यानी कि बच्चा की पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होंगी और फिर फाइन। ऐसे ही बच्चा जो भी चीजें सीखेगा वो पहले जनरल चीज सीखेगा, उसके बाद वो किस में जाएगा, स्पेसिफिक चीज में, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जो भी चीज होती है वो एक दूसरे को ना एकीकृत करके चलती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ एकीकृत करके चलती है। मतलब हम पार्ट से होल पे जाएंगे। मतलब क्या होता है कि कोई भी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को पार्ट बनाएंगे और उससे हम पूरी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चों को पौधों के बारे में बताते हैं, जैसे हमने बायो में बॉटनी में एक वो प्रैक्टिकल किया होता है ना, वो गुड़हल के फूल का, तो उसमें पेटल्स और वो पंखुड़ी और वो पॉलन ग्रेन्स है ना, तो टीचर क्या अलग अलग से बताती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, पहले उसके पार्ट बताती है और फिर पूरा बताती है, देखो ये है बच्चों गुड़हल का फूल। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब इस पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है कि जो हमारे 4 डोमेन होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, कौन से, PCSE। कैसे याद रखेंगे, देखिए राइटिंग का माशाल्लाह हो चुकी है, बट कोई नहीं। PCS जो हम एग्जाम देते हैं, ई से आप याद कर लीजिए इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियर वैसे भी सारे एग्जाम दे सकते हैं, अब तो आप देख ही रहे होंगे हर एक चीज में आप इंजीनियर यू नो तो इससे याद करेंगे फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल और E से इमोशनल। तो अगर कोई भी एक डोमेन पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसका इफेक्ट इन सब पे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसे एक रे डायग्राम से समझें तो ये आपस में कनेक्टेड है। इसको मैंने नाम दे दिया P, इसको मैंने नाम दे दिया C, इसको मैंने S और E। अगर किसी के फिजिकल डोमेन में दिक्कत है तो उसका इफेक्ट उसके कॉम्बिनेशन पे भी पड़ेगा, सोशल पे भी पड़ेगा, इमोशनल पे भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर सोशल में है तो इन तीनों पे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। लास्ट है हमारा प्रेडिक्टेबिलिटी। ये सबसे अच्छा है, इसको कैसे याद रखेंगे, हिंदी में एक मुहावरा है, D++ के लिए वैसे भी मुहावरे बहुत याद कर लेते हैं। कूद के पाँव पालने में पता चल जाते हैं। तो इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा क्या करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो उसका बचपन से इंटरेस्ट है ड्राइंग पेंटिंग में, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा हम सोच सकते हैं अरे ये तो MF हुसैन की तरह बनेगा, है ना। अगर वो गाती अच्छा है या गाता अच्छा है, अच्छा तुम तो लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह की तरह बनोगे, श्रेया घोषाल बनोगे, ठीक है। तो क्या है ये प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ बच्चा ऐसा है, ठीक है। अगर उसकी लंबाई ज़्यादा अच्छी है, अरे बेटा तुम्हारी फिजिक्स भी अच्छी है तो आर्मी में जाना है ना। तो ये सब कुछ 9 क्या थे हमारे प्रिंसिपल। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 5 तो यही लिखे हुए हैं। था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी। फिर क्या था, पैटर्न, कि बच्चा क्या करेगा, डेवलपमेंट क्या करेगा, एक पैटर्न को फॉलो करेगा। दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारी 2 थी, कौन सी, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल मतलब सिर से पैर तक और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब केंद्र से परिधि की तरफ, सेंटर टू पेरिफेरी। तीसरा था कंटिन्यूअस, मतलब डेवलपमेंट थकेगा नहीं, हर समय होता रहेगा। और चौथा था वो ECG वाला, रेट ऑफ यूनिफॉर्म, करेक्ट, रेट ऑफ यूनिफॉर्म वाला, ठीक है। तो ये हमारे 9 प्रिंसिपल्स हो गए। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है। देखिए कोई नहीं है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है।
मतलब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो वो एक पूरा होल है और ग्रोथ क्या है उसका पार्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो ग्रोथ होती है वो उस पर हम किसी का कंट्रोल नहीं होता, मतलब हम नहीं कर सकते कि यार हम इतने सेंटीमीटर तक ही बढ़ेंगे, नहीं, इस पे ना हमारे इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं होता है और ये आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं ग्रोथ का। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, डेवलपमेंट अगर कोई चीज है होल, ठीक है, पूरी चीज, तो ग्रोथ उसका क्या हो गया, पार्ट। ठीक है, जो हमने डिफरेंस पढ़ा था बस उसी के हिसाब से हम इसे समझते जाएंगे, ये है इसका होल और ये है इसका पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव, मतलब हम मात्रात्मक देखेंगे कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। यहाँ होगी क्वालिटेटिव, मतलब गुणों को देखेंगे। ठीक है, इसका क्या होता है, ये एक टाइम पे रुक जाएगा जो हमने बताया था, और ये क्या आएगा, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो चलता रहेगा। हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ऐसे फैक्टर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, उन पे प्रभाव डालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दो ही ब्रॉड कैटेगरी दे रखी है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। पहले हम इंटरनल डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सटर्नल डिस्कस करेंगे। इंटरनल में सबसे पहला फैक्टर आता है जो कि है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है कि जब भी माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चे में जब ट्रांसमिट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, अब जब 23, ये हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम बेसिकली थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि क्या होता है। जो भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारे आंखों का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, ये सब हमारा कहाँ से आता है, ये हमारा हेरिडिटी है। दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्या है कि जो भी हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंसेस, यानी मतलब जिसकी तरीके की हमारी बॉडी केमिस्ट्री है, जो हमारी फिजिक्स है, वो क्या होता है, हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। ठीक है, तीसरा होता है इंटेलिजेंट। कहीं कहीं तक ये माना गया है कि इंटेलिजेंस भी जो है वो इंसान का इंटरनल फैक्टर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जो हमारी बुद्धि लब्धि होती है, जो हमारा इंटेलिजेंट होती है, वो भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मदर फादर की तरफ से हमारे को क्या आए हैं, उनके गुण आए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक केस स्टडी भी दे रखी है NIOS में, कि जिसमें क्या होता है कि एक मैथ्स की टीचर होते हैं और एक पियानो की टीचर होती है, मतलब म्यूजिक की। उनकी शादी होती है और फिर उनके 2 बच्चे होते हैं, तो जिसमें से एक बच्चा होता है उसको मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छा ज्ञान होता है और म्यूजिक में भी, और लड़की होती है उसको इंग्लिश लिटरेचर और म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो क्या होता है, उनको ये गुण कहाँ से मिले हैं, उनको ये इंटरनली हेरिडेट, मतलब अपने माता पिता से मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटेलिजेंस फैक्टर हो गया। तीसरा है इमोशनल फैक्टर। ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। कैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ना मतलब आपस बड़े, उनके अंदर ना एंजाइटी होती है, फियर होता है, तो अगर उनके अंदर ऐसे निगेटिव इमोशंस होते हैं तो वो किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। तो ये भी क्या होता है, हमें इस चीज़ को ना मतलब उनसे बात करनी चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है ना, उनको इसको कंसोल करना चाहिए। ठीक है, लास्ट होता है सोशल नेचर। मतलब ये क्या है कि आप सोशली आप कैसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट करोगे, तो ये सब किस पे डिपेंड होगा, हमारा सोशल नेचर पे। तो ये बेसिकली क्या थे हमारे सारे 5 इंटरनल फैक्टर्स। एक बार से नजर घुमा लेते हैं। हेरिडिटी, बायोलॉजिकल, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस, इंटेलिजेंस, बुद्धि, वही पियानो वाला याद रखिएगा। इमोशनल फैक्टर, हाँ ठीक है, अगर बच्चे का क्या था, थोड़ा निगेटिव सा एटमॉस्फेयर था, तो वो फियर और एंजाइटी रहेगी। ठीक है, तो उसे हमें क्या करना है, ठीक करना है। और सोशल नेचर मतलब उसको सोशली कैसे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। ये 2 टाइप के होते हैं, इन द वॉर्म यानी गर्भ में, और दूसरा है आफ्टर द बर्थ, लेकिन इसके भी सब टाइप है। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म नहीं है, इसके भी काफी टाइप है और आफ्टर बर्थ भी काफी टाइप है, ये हम पढ़ेंगे। ओके, इन्फ्लुएंस करेगी। पहला है हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ वुमेन। अब तो चाइल्ड कहेंगे नहीं, क्यों, क्या होता है कि भैया जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब कोई वो बच्चे को कंसीव करती है, तो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए कभी कभार क्या होता है, आजकल के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, मतलब आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, उसका खान पान अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, तभी बच्चा हेल्दी क्या करेगा, बर्थ करेगा, मतलब जन्म लेगा। ठीक है, तो बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ, अगर बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो माता है उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी क्या रहे, अच्छी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल और मल्टीपल चिल्ड्रन। क्या होता है कि वोम्ब में, यानी कभी कभी तो एक ही बच्चा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सिंगल वोम्ब में 2 बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, जिसे हम ट्विंस कहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो नरिशमेंट हम माता को दे रहे हैं, जो मदर को हम नरिशमेंट दे रहे हैं, वो 2 में डिवाइड हो जाता है। तो हमें इस समय एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है,
एक्स्ट्रा देखभाल करने की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा नरिशमेंट देने की ज़रूरत होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप खिलाते जाओ ठुसाते जाओ ठुसाते जाओ, नहीं, मतलब एक सही क्वांटिटी में खिलाओ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूध ही दे रहे हो, बाकी की जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको नहीं मिल रहे हैं, नहीं, हर एक चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या पॉइंट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना, रफेज, ये सब की क्या होनी चाहिए, क्वालिटी, और क्वांटिटी को भी आप मेजर करके दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी अमाउंट में दे पड़े, नहीं, हर एक चीज को एक लिमिटेड अमाउंट में आपको मदर को देना है। थर्ड होता है रेडिएशन। कई बार आपने देखा होगा कि सोनोग्राफी वगैरह जब होती है, अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी वो सब्जेक्टिव हो जाता है बच्चे पे, मतलब अगर कोई हार्मफुल रेडिएशन उसे पड़ जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। तो हम मतलब माता को ये करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को थोड़ी ऐसी चीजें जहाँ रेडिएशंस आ रही है वहां से थोड़ा क्या रखें, दूर रखें। जैसे कि आपको सुना होगा कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसको बोलते हैं कि आप टीवी कम देखा करो, है ना, फोन कम चलाया करो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, फोन और टीवी से क्या आती है, रेडिएशंस आती हैं, जो क्या होती है उनको हार्मफुल होगी, और जिससे क्या होगा, बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। फिर क्या होता है, नॉर्मली आप नॉर्मल डिलीवरी में तो खैर कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्री मेच्योर डिलीवरी करनी होती है, ऐसे में बच्चे की हमें ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक तो 9 महीने से पहले ही आ चुका है गर्भ से बाहर, तो उसके लिए एटमॉस्फेयर भी चेंज है, प्लस वो थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा होता है, मतलब कमज़ोर होता है, तो ऐसे में उसकी क्या करनी चाहिए, ज़्यादा केयर करनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसको इसका प्रभाव ना पड़े। फिर है होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में क्या होता है कि माता को अपने लिए इतना मतलब ख्याल रखना चाहिए कि वो कुछ ऐसी वैसी लाइक अभी तो जैसे हम कैसे भी कूद फांद लेते हैं, ऐसे ना करें। मतलब उनका एक तो वो प्लेसेंटा, मतलब उनका जो वूम्ब होता है उसमें पहले से ही बच्चा है, तो उन्हें थोड़ा आराम से काम करना है, हल्के से काम करना है, ताकि उनका एक्सीडेंट ना हो। अगर एक्सीडेंट हो गया या उनके वूम्ब पे कोई भी चोट पड़ गई तो उसका असर बच्चे पे पड़ेगा। ठीक है, हालांकि सैक वो बहुत स्ट्रांग होता है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, अगर उस पर कुछ इफेक्ट पड़ जाता है ना, तो माता से उस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये तो था हमारा इन द वूम्ब, यानी गर्भ के अंदर। अब क्या होता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो क्या क्या चीजें उसे इफेक्ट करती हैं। पहला है एक्सीडेंट इन लाइफ, जिंदगी में कभी उसको अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लो कभी पैर में चोट लग गई, है ना, या सिर पे कोई चोट लग गई, गुम चोट लग गई, उसके बाद में उसे पता चला, तो ये भी उसको क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। ये तो मेन है इन्वायरमेंट। अगर हम एक बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट, हैपनिंग इन्वायरमेंट देंगे, तो देखिएगा बच्चा कितनी जल्दी सीखता है। तो बच्चे को तभी तो कहते हैं उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दो, खुला छोड़ने दो, जो वो कर रहे हैं करने दो। ठीक है, तो उनको अच्छा इन्वायरमेंट दो। ठीक है, किसी चीज पर रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। दूसरा है केयर एंड नरिशमेंट। हम बच्चे की केयर कैसे कर रहे हैं, बच्चे को नरिशमेंट कैसे दे रहे हैं, क्योंकि अब बच्चा जब जन्म ले चुका है तो उसको भी तो फूड की, अब छोटा सा बच्चा है, मतलब ऐसे समझ लीजिए 4-5 महीने का, दाल चावल थोड़ी खाएगा वो, नहीं। ठीक है, तो उसके नरिशमेंट के लिए सेरेलैक्स आते हैं, ये बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो भी हमें देखनी होती है। ठीक है, फिर आता है आपका पेरेंटल केयर। सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करता है हमारा पेरेंटल केयर, मतलब आपके पेरेंट कैसे हैं। ठीक है, पेरेंटल केयर में आ जाता है आपका, जैसे पेरेंट का क्या है, पेरेंट का रोल कैसा है, पेरेंट आपके अथॉरिटेटिव हैं, परमिसिव हैं, कैसे पेरेंट है, तो ये सब क्या आ जाता है, ये हम आगे पेरेंटिंग स्टेप में पढ़ेंगे। मतलब पेरेंटिंग कितने टाइप्स की होती है उसमें भी ये आपको पढ़ेंगे कि पेरेंट हमारे कैसे होने चाहिए, मतलब एक आप फ्रेंड होने चाहिए, मतलब एक बच्चे को समझने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डांट दें डपड़ दें। क्या है, माता पिता का इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए। लाइक अगर आपका बच्चा उसमें ज़्यादा अच्छा है स्पोर्ट्स में, तो आप उसको स्पोर्ट्स की अलग से ट्यूशंस कराओ। जैसे कि आपने देखा होगा साइना नेहवाल की मूवी आई थी, तो उसकी मम्मी ने उसको लेके बहुत दूर दूर तक जाती थी ताकि वो बैडमिंटन खेले, है ना। और क्या पता बच्चा आपका वो निकल जाए नीरज चोपड़ा की तरह हमारे लिए गोल्ड लेके आए। तो क्या है, इस पर डिपेंड करता है बंदे का इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस। ठीक है, लास्ट आती है उसकी स्कूलिंग, पीयर, नेबर और सोसाइटी। ये बिल्कुल एंड में। अब क्या है, बच्चा ना जब थोड़ा बाहर की तरफ जाने लगा है, स्कूल में एंटर हो चुका है, 6 साल का हो चुका है, तो आगे एक उसे अच्छा दोस्त मिल जाए, मतलब उसकी कंपनी अच्छी हो, ठीक है, पेयरिंग अच्छी हो, स्कूलिंग उसकी अच्छी हो, नेबर्स उसके अच्छे हो, सोसाइटी उसकी अच्छी हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हो गया
तो इसका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। तो ये हमने फैक्टर्स पढ़े थे। इंटरनल मैंने आपको बताया था, जैसे कि हेरिडिटी था, इंटेलिजेंस था, बायोलॉजिकल था, और सोशल नेचर था, और इमोशनल था। ये एक्सटर्नल में 2 दे रखे थे, इन द वूम और आफ्टर द बर्थ। इसमें भी मैंने आपको सब टाइप बता दिए, फिजिकल, मेंटल, हेल्थ ऑफ मदर, सिंगल मल्टीपल चिल्ड्रन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड या नरिशमेंट, रेडिएशन, एबनॉर्मल डिलीवरी और एक्सीडेंट। यहाँ पे था एक्सीडेंट इन लाइफ, इन्वॉल्वमेंट, केयर एंड नरिशमेंट, पेरेंटल केयर, 2 टाइप के पेरेंट्स बताए थे, इकोनॉमिक स्टेटस, आने नेहवाल का एग्जाम्पल दिया था, स्कूलिंग पेयर वाला बताया था। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट जो टॉपिक, यही यूनिट है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस साल अभी जो पेपर हुआ था 47/21 और 42/21, उसमें से इसके फैक्ट्स के क्वेश्चन आए हैं। तो आई रिपीट, उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि DSSS में NIOS के फैक्ट्स, इनफैक्ट कहीं भी ये फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं कि बच्चे किस स्टेज में क्या करते हैं, कौन सी मोटर स्किल्स कब डेवलप होती हैं, बच्चा एक्टिवली म्यूजिक पे कब पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सब क्वेश्चन आए हैं, इनफैक्ट 2019 में भी आया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिएगा। तो हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक देना हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख दीजिएगा, या फिर मैंने अपना मेल एड्रेस भी दे रखा है, मेल भी कर सकते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, साथ में पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। कल मिलते हैं, नमस्ते।